इतिहास गवाह है कि उत्तराखंडी ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य की बात आती है तो यहाँ के स्कॉलर्स यानी कि बुद्धिजीवियों को पॉलिसी मेकिंग में सर पिछले इतने सालों में आपने किस तरीके के चेंजेस देखे हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फौना में? जो हमारा बेसिकली, क्योंकि मैं वनस्पति में काम करता हूँ, आपको पिछले 28 इयर्स से उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी है, या बेसिकली मैं कहूँ तो बॉटनी डिपार्टमेंट से आप एसोसिएटेड हैं, तो उत्तराखंड एक बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है। इसके बारे में आपका इतने सालों का क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पलायन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, उत्तराखंड के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और गवर्नमेंट इतने जॉब्स भी क्रिएट नहीं कर सकती है, और लोग छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या एफर्ट्स हो सकते हैं? असल में जब हम बात करते हैं कि मात्र 54,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले उत्तराखंड राज्य, जिसको नीली छतरी वाले ने अपार संपदा से धन धान्य किया है। यहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, बुग्याल है, खनिज संपदा का भंडार है, पेरिनियल नदियाँ हैं, संजीवनी बूटी जैसी जड़ी बूटियों का अपार संग्रह है, जैव विविधता है, तराई भाबर जैसी फर्टाइल लैंड है, देवी देवताओं का वास है, तो साथ ही ऋषि मुनियों की ज्ञान की स्थली भी है। ऐसी भूमि में पैदा होना सौभाग्य ही तो है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ का मूल निवासी परेशान है। वीडियो के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज एन इंडिविजुअल नो वन कैन डू एनीथिंग, लेकिन ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। इतिहास गवाह है कि उत्तराखंडी ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य की बात आती है तो यहाँ के स्कॉलर्स यानी कि बुद्धिजीवियों को पॉलिसी मेकिंग में या तो शामिल किया ही नहीं जाता है या शामिल करने का दिखावा किया जाता है। तो इन हालातों में कैसे होगा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का सही मायने में विकास? जनता को सरकार का साथ देना होगा और सरकार को जनता को साथ लेकर चलना होगा, तभी विकास को गति मिलेगी। इस सिलसिले में चलिए जानते हैं क्या कहना है वनस्पति विज्ञानविद डॉक्टर ललित तिवारी का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको पिछले 28 इयर्स से उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी है, या बेसिकली मैं कहूँ तो बॉटनी डिपार्टमेंट से आप एसोसिएटेड हैं, तो उत्तराखंड एक बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है। इसके बारे में आपका इतने सालों का क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उत्तराखंड जैव विविधता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, हिमालय राज्य के रूप से जाना जाता है। और उत्तराखंड की जो जैव विविधता है, यहाँ पर करीब करीब 65% की जो आंकड़ा कहता है वो 65% कहता है, और उसमें इंटैक्ट फॉरेस्ट करीब करीब 45% इंटैक्ट फॉरेस्ट है। और उत्तराखंड इस जो हमारे प्लांट डाइवर्सिटी है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसी के दम पर हम गंगा जमुनी सरस्वती के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्हीं वनों के कारण हम और इन मंदिरों के कारण हमको देवभूमि भी कहा जाता है। और इस पर अगर हम एक थोड़ा सा उत्तराखंड की जैव विविधता पर अगर हम बात करते हैं, पौधों की विभिन्नताओं पर बात करते हैं, तो उत्तराखंड में करीब करीब 701 ऐसे पौधे हैं जो मेडिसिनली इस्तेमाल होते हैं, और उसमें से 250 प्रजातियां ऐसी हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेड में आती हैं, जो मंडियों में मिलती है, चाहे टनकपुर की मंडी की बात करें, चाहे रामनगर की मंडी की बात करें। और ऐसे ही हमारे पास करीब करीब 3,900 प्रजातियां पूरे उत्तराखंड में पौधों की केवल जो है वो हमको मिलती हैं यहाँ पर। तो ये उत्तराखंड राज्य, चाहे हम पिंडारी ग्लेशियर की बात करें, चाहे हम नामिक ग्लेशियर की बात करें, या हम बेदनी बुग्याल की बात करें, तो ये उत्तराखंड की खूबसूरती को दिखाते हैं। और ये
तमाम ये स्पीसीज जो हम बात कर रहे हैं उन स्पीसीज का रहने का आवास है, उनके रहने का स्थान है, और उस स्थान की खूबसूरती हमारे पास, जो हम कहते हैं कि हमारे पास पीने के लिए शुद्ध जल है, वो यहीं से दिखाई देता है। और इसीलिए इन वनों को बचाने के लिए, इन प्रजातियों को बचाने के लिए हम लगातार उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि ग्रीन बोनस हमको मिलना चाहिए, ताकि इसका जो पर्यावरण का लाभ है वो बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं देश के, तो उनको भी फायदा मिले और हमें भी फायदा मिले। और जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलती है, वो गंगा सागर तक जाती है, वो तमाम संस्कृतियों का निर्माण करते हुए आगे चलती है। सर, पिछले इतने सालों में आपने किस तरीके के चेंजेस देखे हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फौना में? जो हमारा बेसिकली, क्योंकि मैं वनस्पति में काम करता हूँ, और उस फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल में देखिए, नैनीताल में क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेस बढ़े तो जंगल का प्रतिशतता निश्चित रूप से कम होनी चाहिए, लेकिन जो सीडलिंग्स थी पहले वो बेहतर हुई। अगर हम चाइना पीक के जो हमारा नैना पीक है उसके नीचे को देखते हैं तो वहाँ पर क्यूप्रेसिस का फॉरेस्ट ऊपर को गया है। उसके ठीक अगर हम नैना पीक के ठीक पीछे की तरफ जाते हैं, जो नैनीताल का हाईएस्ट पीक है 2611 है, उसके ठीक पीछे जाते हैं तो आपको देवदार का बहुत सुंदर सा एक जंगल मिलता है। नैनीताल में ओक की कम से कम 4 प्रजातियां जो हैं वो वेल फ्लरिश हैं, चाहे उसमें ल्यूकोट्राइकोफोरा है, चाहे फ्लोरिबंडा है, चाहे सेमीकार्पिफोलिया है, चाहे लेनुजिनोसा है। उसके अलावा जो नैनीताल की माल रोड है उसमें आप चिनार देखते हैं, उसमें बिटुला अल्नोइडिस भी है। उसमें आप जब तालाब की तरफ जाते हैं तो आपको सेलिक्स बेबीलोनिका, जिसको लैला मजनू कहते हैं, वो भी दिखाई देता है। और ये सब मिलकर नैनीताल की विविधता को दिखाते हैं। लेकिन कुछ करीब कहूँगा कि 10 वर्षों से सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नैनीताल का टेम्परेचर जो गर्मियों में बढ़ता है वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा है। उसमें 2-3 डिग्री का से 4 डिग्री तक का वो जो तापमान वृद्धि है वो लोग उसको महसूस कर रहे हैं। और जब हम लेक की बात करते हैं तो लेक के लिए ही नैनीताल जाना जाता है, और उसके लिए जो हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, जो हमारा LDA है, उसने एक बहुत बेहतर काम किया कि जो हमारी हवा है उसको कंबस्ट करके एरिएशन का काम किया। और ये एरिएशन से नैनीताल के झील को बहुत फ़ायदा भी हुआ, और नैनीताल की जो झील की ट्रांसपेरेंसी है उसमें जो मछलियाँ रहती हैं उनको बदला गया। और उसके बदलने के बाद ये मुझे लगता है कि हम लोग उन दिनों NSS में थे और लेक वार्डन का काम किया करते थे, तो ये 2008-9 में ये काम शुरू हुआ, और आज लेक हमारी बहुत बेहतर स्थिति में, उसका रिवाइवल जो कहूँगा कि ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है। तो ये तमाम जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए है वो भी हम करते हैं। इसके अलावा बुरांस में आप देख रहे होंगे, बुरांस एक जिसको हम राज्य का स्टेट ट्री भी हमारा है, उस स्टेट ट्री में आप देखते हैं ना वो कुछ समय से पहले खिल जा रहा है। वो तो टापकाम वृद्धि जो हम जलवायु परिवर्तन की जैसी बातें करते हैं तो वो भी आपको दिखाई देती है उसमें। लेकिन जो हमारा बुरांस है वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की संस्कृति है। कुमाऊं के रेंज में 4 प्रजातियां उसकी मिलती हैं बुरांस की, और बुरांस के जूस ने बुरांस को बहुत पॉपुलर भी कर दिया। और जब हम जो होली का टाइम, अगर मैं कहूँ कि होली के टाइम पर या मार्च के आसपास हम अगर इधर लोहा घाट को हम भीमताल से ऊपर को चढ़ते हैं तो पूरा जंगल लाल का लाल दिखाई देता है। और यही उत्तराखंड की संस्कृति है, यही उत्तराखंड के वनों का जो कहूँगा कि उसकी विविधताएं हैं, उसका जो रंग है वो लोगों में दिखाई देता है। लेक की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि समर में टूरिस्ट का इनफ्लो ज़्यादा होने की वजह से पानी का लेवल डाउन जरूर हुआ है। सर, अगर हम पिछले 20, 25, 30 सालों की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस उत्तराखंड को कितना हुआ है? जैव विविधता का जो नुकसान हम बार बार कह रहे हैं, हालांकि जब से हमारी जो LPG आई है, LPG के कारण वनों की जो हमारा कटान था वो कम हुआ है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जलौनी के रूप में लकड़ी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू हिमाचल। लेकिन जो हमारे वन हैं उनको सबसे बड़ा क्या हो गया कि जो बिल्डर्स हैं, जो हमारे मकान बनाने वाले हैं, ये चाहे शहर नैनीताल शहर की बात करें, चाहे हम किसी भी जगह की बात करें, वहाँ पर जो मकान बनने के कारण आवास है, जिसको हम हैबिटेट लॉस कहते हैं, उसके कारण सबसे बड़ा खतरा प्रजातियों को हो रहा है। सर, पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पलायन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, उत्तराखंड के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और गवर्नमेंट इतने जॉब्स भी क्रिएट नहीं कर सकती है, और लोग छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं।
तो इसको रोकने के लिए क्या एफर्ट्स हो सकते हैं? असल में जब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखने की या उसको संरक्षित रखने की बात करते हैं तो वहीं से फिर कई सारे जो ऑप्शंस आते हैं कि लोग गाँव में दूर दूर बसे रहते हैं और दूर दूर रहने पर बसे रहने के कारण क्योंकि आज उनका जो कृषि है वो कुछ नहीं हो रहा है, बागवानी पर कोई विशेष काम नहीं हो पाया और उस विषय को लेकर लोगों को क्योंकि आजीविका चाहिए तो आजीविका के लिए उनको नीचे जाना है, चाहे दिल्ली जाना है, चाहे बॉम्बे जाना है, चाहे तराई में जाना है। तो वो इशू को कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को कैसे हम दूर कर पाएंगे ये निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा भी है। और अगर हमको उनको उसी जगह पर रखना है तो हमको ऐसा पॉलिसी रखना पड़ेगा कि उनको वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कुछ लोग कोविड काल में दिल्ली से अपने घर आए और घर आकर उन्होंने बिच्छू, जो हम निडल कहते हैं जिसको अर्टिका पार्विफ्लोरा के नाम से जानते हैं, उसकी चाय बनाई हर्बल टी के नाम से। लेकिन ये बहुत छोटा स्तर पर काम शुरू हुआ। अब जो हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए सरकार को पॉलिसी करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लगाते हैं उससे ज़्यादा वो आपका चौपट कर जाता है। तो जब वो इश्यूज पर, दूसरा हमें क्या हॉर्टिकल्चर पर ध्यान देना होगा। हॉर्टिकल्चर पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम हिमाचल की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। जब हिमाचल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमारे सरकार का मोटो होना चाहिए। तीसरा, जो हम मेडिसिनल प्लांट की खेती है उस पर भी बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें कई सारे इश्यूज, विषय लेके चलने पड़ेंगे, चाहे जीव जंतुओं के पर हमारी पॉलिसी क्या होगी और हम जो बेहतर वैरायटी हैं जो हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में हो या मेडिसिनल प्लांट के संदर्भ में हो, या हम एग्रीकल्चर पर चलें, या हम पोटैटो पे चलें, या ओनियन पर चलें, प्याज पर चलें, या हम धुआरा पर चलें, या हम कोई और मेडिसिनल प्लांट, या हम यूरोपियन जीरा ले लें, तो वो इश्यूज़ को लाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो पहाड़ के जो लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद इसको इंट्रोड्यूस कर सके। हालांकि कई संस्थाएं इस काम को कर रही हैं। अब उसके लिए हम नए वैज्ञानिक तरीके भी ले सकते हैं, हम पॉली हाउसेस को तैयार करने के लिए, लेकिन उसके लिए फिर सब्सिडी हमको चाहिए कि पहले ये एक्सपेरिमेंटल होगा कि कितने सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा, हम हाइड्रोफोनिक्स जो बगैर सॉइल के ग्रो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारे ये मेडिसिनल प्लांट या हमारे जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए भी सरकार को आना पड़ेगा। तो पॉलिसी तो यहीं पर जब ग्राउंड लेवल पर आई है तब हम कुछ पलायन की बात, रोकने की बात कर पाएंगे। अदरवाइज जो सरकार कर रही है, पलायन आयोग बना रही है, ये जब तक हम व्यवहारिक काम नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हम पलायन के संदर्भ में कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को भूख लगनी है और उस भूख लगने के लिए उसको पैसा चाहिए, उसके लिए उसको काम धंधा चाहिए और काम धंधा करने के लिए उसको निश्चित रूप से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। सर, कहने का मतलब आपका ये है कि इतना कुछ करने को है, यहाँ पे कमी नहीं है। उत्तराखंड में मतलब इतने रिसोर्सेज हैं कि हम बहुत कुछ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए, क्योंकि वो जो हमारा जो हम जो गांव में रहते हैं उनका एक आर्थिक स्तर इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने स्तर से काम को शुरू कर सके। और निश्चित रूप से हमको अच्छी वैरायटी के जो हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स हैं उनको लाना पड़ेगा और लाकर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बेहतर उत्तराखंड के जो गाँव तक पहुँचने का सपना है जिस तरह से हिमाचल ने पूरा किया, हम भी कर सकते हैं। सर, ये तो बात हुई आपने अपने सराउंडिंग की और नैनीताल के सराउंडिंग की बात कही है। अब अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जगह जगह जल की तो, पानी की तो समस्या पहले से ही थी, लेकिन वो समस्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आप पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो आपका क्या कहना है? जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में निश्चित रूप से जहाँ भी बांझ के फॉरेस्ट हैं वहाँ पानी की कमी निश्चित रूप से नहीं होती है, मैं इतना भी कहना चाहूँगा। लेकिन क्योंकि गर्मियों में जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे चला जाता है और उसका कंजम्पशन जो है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इसलिए गर्मियों में ज़रूर निश्चित रूप से दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में बारिश भी बराबर मात्रा में होती है, तो वो सिर्फ 3 महीने का या 2 महीने का कार्यक्रम में हमको जल का अभाव जरूर देखने को मिलता है। वो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं ना, फिर उसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके कई इश्यूज पर जाना पड़ेगा कि नदियों में जल कम क्यों हो रहा है, या नदियों में हम जल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए अगर वन बचेंगे तो नदियों का पानी भी बराबर मेंटेन रहेगा। क्योंकि बांझ का फॉरेस्ट, और जब हम बात करते हैं जंगलों की, तो बांझ का जंगल बचेगा तो जो उसकी सॉइल है, उसका जो वाटर का अंडर जाना, सीपिंग है, वाटर को भूमि के अंदर जाने के लिए वही फॉरेस्ट जिम्मेदार है।
तो वो अगर नहीं रहेगा तो नीचे वाला कहाँ से उसको देगा। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि पानी जो डाइवर्ट होता है, चाहे हम नदियों की बात कर लें, चाहे शारदा नदी देखिए आप उधर से जाके यूपी में चली जाती है, या हम पिंडर नदी पर देख लें तो पिंडर नदी का पानी इस क्षेत्र को नहीं मिल पाता है। अब ये डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो दूसरे क्षेत्र को चला जाता है। तो ये जिस तरह से झेलम पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, तो उसी तरह से यहाँ भी रूट का डाइवर्जन, अब वो क्योंकि वो डेवलपमेंटल इश्यूज है। अब विकास, क्योंकि आज के दौर में विकास जरूरी है, लेकिन विकास एट द कॉस्ट ऑफ पर्यावरण, ये बड़ा पॉलिसी मेकर के लिए बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को वो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। विकास का लाभ हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, हर गांव तक, हर सड़क तक रोड पहुंचनी चाहिए, लेकिन वन संपदा का अगर नुकसान होगा तो निश्चित रूप से उसको सारे लोग प्रभावित होंगे। और उसका उदाहरण हम सब लोगों ने कोविड काल में भी देखा है। सर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? लाइक आपके अंडर में बहुत बच्चे पीएचडी वगैरह करते होंगे, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? क्योंकि हम लोग वनस्पति विज्ञान के उसमें काम करते हैं, और जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण शास्त्री, टेक्सोनॉमी के रूप में काम करते हैं। स्वर्गीय यशपाल सिंह पांगती जी द्वारा उन्हीं के स्टूडेंट के रूप में मैंने भी काम किया, और वो सिलसिला आज भी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने कंपाइल किया, हमने फ्लोरा का पब्लिकेशन कर दिया, छोटे छोटे कई सारे फ्लोरा हमने निकालने की कोशिश की, लोगों को जानकारी देने की कोशिश की कि आप इन प्रजातियों को संरक्षित रखें। ये प्रजातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं तिमूर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप हमारे जो गार्डन में लगा हुआ है, ये पैरिस का पौधा है जो बड़ा सा दिख रहा है आपको। ये कुछ एंडेंजर्ड पौधे भी हैं। तो हमने जो हम ट्रैकिकार्पस टकील है जो अभी आपको दिखाई देगा, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि ट्रैकिकार्पस टकील भी है, जिसके हमने कई सारे कम से कम 10,000 पौधे बनाए। उसका एक प्रोजेक्ट हमको जीपी पंत इंस्टीट्यूट ने दिया, हमने उसको जगह जगह लगाया। तो नैनीताल की खूबसूरती में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने योगदान किया। इसके अलावा गिंगो बाइलोपा पे हमको एक प्रोजेक्ट दिया यूजीसी ने, तो हमने उसके कम से कम 10,000 सीडलिंग्स बनाए, और उस 10,000 को हमने प्लान करने का कोशिश किया। लेकिन उसका सर्वाइवल रेट कम था इन कंपैरिजन टू द ये जो टेम्परेट पाम जिसको हम ट्रैकिकार्पस टकील कह रहे हैं, वो बेहतर है। और गिंगो क्योंकि मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। लेकिन जब हम ट्रैकिकार्पस की बात करते हैं तो वो ऑर्नामेंटल है, उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। और हमने तमाम कोशिश करा है कि जो हमारे परिसर है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का डीएसयू परिसर है, उसमें हम इस तरह के प्लांट्स को लगाएं, ताकि उनकी जो उत्तराखंड की जो वन संपदा की जो संस्कृति है वो हमको दिखाई देने लगे। इसी में कहना चाहूँगा कि जैसे हम फिजिक्स डिपार्टमेंट से अंदर की तरफ आते हैं तो ठीक बाईं तरफ देखते हैं ना, तो हमारे चिनार के पौधे लगे हुए हैं। चिनार यानी कि अफगानिस्तान से कश्मीर, और फिर कश्मीर से कहूँगा कि नैनीताल, और वही खूबसूरती आपको माल रोड में भी दिखाई देने लगती है। तो ये लोगों का प्रयास निश्चित रूप से है, उसमें यूनिवर्सिटी भी अपना योगदान करती है, लेकिन एक बड़े उसकी ज़रूरत है, बड़े कार्यक्रम की ज़रूरत है। और हर जो बच्चा है जिसको, क्योंकि हम बगैर पर्यावरण के ना हम भोजन ले सकते हैं, ना हम जीवन का सपना देख सकते हैं, क्योंकि जीवन दोनों पर्यावरण पर हैं। ऑक्सीजन की बात करें या हम खाद्य पदार्थों की बात करें, तो वो हमारा जो बच्चा है वो शुरुआत से ही भी इस काम को करे। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि यदि मेरा किसी का भी जन्मदिन होता है, यदि वो एक पेड़ प्रजाति के पौधे को लगाता है, हर वर्ष लगाता है, उन्होंने एवरेज अगर 80 साल रह रहा है, तो 80 सालों में वो तब भी इस प्रकृति का ऋण उसके ऊपर से मुझे लगता है वो उसको पूरा करने में कारगर नहीं होगा। अगर एक आदमी 70 साल जीता है और उसको 65 पेड़ों की जीवन की जो ऑक्सीजन है उतनी ज़रूरत उसको पड़ती है, तो यही जीवन का फलसफा है। और उस फलसफे में जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित रखने के साथ साथ हम उत्तराखंड की जो विविध स्पॉट्स हैं जिनको जो प्रकृति के नाम से जाने जाते हैं, उन प्रकृति के दीदार कर सकते हैं। और वही जो हमारे वन हैं, चाहे हम बात कर लें नारायण नगर के, हमारा बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है, उसके ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ बर्ड वॉचिंग की साइट है। तो अभी हम किलवरी को जाएंगे तो बर्ड वॉचिंग की साइट, तो अभी हम किलवरी से आगे जो पंगोट पड़ता है उसकी तरफ जाएंगे तो बर्ड वॉचिंग है। तो ये हमें तभी मिलेगा जब हम जंगल की तरफ चलेंगे। तो जंगल, इसलिए जंगल बचना जरूरी है, और ताकि हम उत्तराखंड जो हम गंगा जमुनी सरस्वती की बात, संस्कृति की बात करते हैं, वो कारगर हो सके। सर, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं
और कितना इम्प्लीमेंट, क्या ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, और अगर हम उसको किसी दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो उत्तराखंड कहाँ एडजस्ट करता है, इस बारे में कुछ बताइए। जो सरकार है वो अपनी पूरा प्रयास करती है। देखिए जब हिंदुस्तान बना तो कई सारे हमने सेंचुरीज बनाई, हमने कई सारे कॉर्बेट पार्क, जैसे हमारा कॉर्बेट पार्क है, उस तरह के पार्क्स भी हमने बनाए। लेकिन क्या वो इतने काफ़ी हैं कि हम जैव विविधता के संरक्षण की बात में कामयाब हो सके? सरकार ने पॉलिसी बना के निर्धारण के लिए कश्मीर से लेकर नागालैंड तक के जो हमारे राज्य हैं, 11 राज्य पड़ते हैं, उन राज्यों की एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि, लेकिन उसके लिए हमको एक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। जब हम शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये शोध के लिए भी बढ़ावा देना पड़ेगा कि कौन से प्लांट प्रजातियां यहाँ पर इंट्रोड्यूस है, तो हमको उनके हाइब्रिड्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल, मुझे लगता है कि उसके लिए हमको पैसा निश्चित रूप से रिसर्च में लगाना पड़ेगा ताकि ह्यूमन रिसोर्स हमारा डेवलप हो सके। दूसरा, जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ा सख्त होनी चाहिए, जहाँ एक ही शहर पर बहुत सारे मकान न बने, अलग अलग जगह पर मकान बने, और जो ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं जहां इंटैक्ट फॉरेस्ट है, अगर हम उसको काटेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो मकान हमारे लिए बहुत यूज का नहीं होगा। तो ये सरकार कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये आम आदमी के बस का नहीं है। ये सरकार ही इसमें निश्चित रूप से बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, और सरकार जब इस पॉलिसी को लाएगी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, या जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, चाहे हमें पेरिस कन्वेंशन की बात करें या CBD की बात करें, या हम जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है या कार्बन कंजम्पशन की चार्जेस की बात है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो सकें। सर एक बात बताइए कि जो उत्तराखंड का जो निवासी है जी, वो कितना इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ में, कितना कंसर्न है वो, कितनी अवेयरनेस है उसमें? असल में जो पुरानी, जो कहूँगा कि एक पीढ़ी ऊपर के लोगों ने तो बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया। उत्तराखंड की संस्कृति तो इन्हीं जैव विविधता के और जंगलों में बसती है। चाहे काफल की बात करें, चाहे हिसालों की बात करें, या सिसुड़ा की बात करें, बिच्छू की बात करें, वो एक हमारा सांस्कृतिक विरासत था। लेकिन जो नया जनरेशन आया है, उसका उस प्रकृति के प्रति लगाव, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं, उसने उस प्रकृति को देखा नहीं, उसका जो महसूस था, जो कहूँगा कि इमोशनल अटैचमेंट था, वो उसको नहीं कर पाया। तो जब वो करने की जरूरत भी है निश्चित रूप से, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको। लेकिन इशू कहाँ पर आ रहा है कि उसका आमदनी बढ़े। अब ये भी मुझे नहीं लगता ये पॉलिसी भी कि हम सबको फ्री में बैठ के पैसा देते रहें, ये कोई पॉलिसी नहीं है। उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम ऐसा काम, मैं जैसे कह रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर पर हम बढ़िया काम करें, या हम मेडिसिनल प्लांट की खेती पर बात करें, या हम कोई स्पष्ट पॉलिसी के साथ चलें जहाँ पर सरकार का इनिशिएशन हो और काश्तकार वही रहे, तो वो अगर हम करने में कामयाब हो सके तो निश्चित रूप से हमारे खेत भी खुशहाल होंगे, और जो हमारे लोग हैं वो भी खुशहाल होंगे, और पलायन भी निश्चित रूप से रुकेगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ओपिनियन शेयर करिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।